स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशंस और बेसिक आइडियाज के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आपने मेरे साथ साथ नोट करना है। लेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, whisker box, dot and stem and leaf। इन टॉपिक्स को जब आप पढ़ेंगे, इसके साथ एक और है जो बेटा स्टेम एंड लीफ, और इनके साथ एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर्स। ये बेटा 20 मार्क्स का स्लॉट है ये, ठीक है। इसके बाद कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, ये 10 मार्क्स का पार्ट, ठीक। इसके बाद है काउंटिंग टेक्निक्स, काउंटिंग टेक्निक्स, एबिलिटी, एबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये 10 मार्क्स हो गए, ठीक है। और लास्टली सैम्पलिंग, estimation, hypothesis testing, chi-square, ये टॉपिक्स हैं। तो ये है आपके पास 10 मार्क्स। इस तरह आपके पास PRC2 में जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है 50 मार्क्स का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मुझे आप लोगों को कोई PDF भेजना हो अभी आज की क्लास के लिए तो कैसे दूं आप लोगों को? ग्रुप तो पब्लिक है ना यार, चलो भेज देते हैं। वो ग्रुप भी किस नाम से है वो ग्रुप? क्या नाम है इस बच्चे का?
नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? अच्छा, इसके बाद हमने ये देखना है कि जब आपका पेपर होगा तो कितने मार्क्स का होगा और उसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। क्वेश्चंस का स्टाइल ये है बेटा कि आपके पास 50 एमसीक्यूज है और 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम अब आपको देते हैं वो 2 आवर्स। नोट कर लो। 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। और पास होने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। इसका मतलब है एटलीस्ट 25 क्वेश्चन जो है ना आपको करेक्ट आंसर करना है। मैंने भेजा उसको, अभी 2 मिनट में आपके पास आ जाएगा। आप लोगों का नेट चल रहा है? नेट नहीं चल रहा, किसी एक के पास है, किसी के पास नेट चल रहा हो, थोड़ी देर के लिए हॉटस्पॉट दे दो इनको, उसको डाउनलोड कर लेंगे 2 मिनट। उनको भेजा है एडमिन को, आपको भेज रहा है क्योंकि मैं आपके उस ग्रुप पे नहीं हूँ। 2 मिनट में आपके पास आ जाएगा, आप लोग अपना इंटरनेट ऑन कर लो। आगे चलो, आपके पास भी आ गया बेटा डेटा। बेटा ये दे, शेयर करो बेटा, हॉटस्पॉट है। बेटा आप जो ये ऑनलाइन बैठे हो, आप लोगों को मिल गया ये पीडीएफ? अरीशा एंड विशेष, आप लोगों को मिला बेटा? ओके, आया बेटा आपके पास? इसको जरा कनेक्ट कर दो ताकि ये भी ले ले। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? पीडीएफ आ गया आप सबके पास? ओके, सबसे पहले आप जरा देखें, ये नाम सुना है बेटा आप लोगों ने कभी? क्या चीज होती है डाटा? कोई बता सकता है आप लोगों में से? डाटा क्या चीज होती है? कोई भी, जो भी आपको मालूम है, कोई ज्ञान। सॉरी बेटा? फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, तो इसी को एग्जांपल दो। ओके,
क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा जैसे एट्रीब्यूट्स है, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आपका कलर कितना फेयर है, ठीक है, आपके बाल कितने सॉफ्ट हैं, आप कितना सच बोलते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा है, इस क्लास में स्टूडेंट्स कितने बैठे हुए हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, कराची की पॉपुलेशन क्या है, कितने यूनिट्स हमने बना लिए हैं, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है, जिसको आप नंबर्स में बता सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा जिसको नंबर्स में बताया जा सकता है। जैसे इस क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, नंबर्स में बता सकते हैं। आप कितने ऑनेस्ट आदमी हैं, इसको नंबर्स में बताया जा सकता है। तो ऑनेस्टी जो है वो क्वालिटेटिव डाटा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है। अच्छा, ये जो क्वांटिटेटिव डाटा है इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। नंबर वन डिस्क्रीट, और नंबर टू कंटिन्यूअस। ये जो न्यूमेरिकल डाटा है, नंबर्स वाला डाटा है, जिसको हम नंबर्स में बता सकते हैं, इसको फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। अच्छा, डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जो हमें काउंटिंग से मिलता है। डिस्क्रीट डाटा हमें कैसे मिलता है, काउंट करने से मिलता है। मिसाल के तौर पे इस क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप काउंट करके बताएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो ये कौन सा डाटा है, ये क्वांटिटेटिव है, बट कौन सा क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव है। मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है, अब आप काउंट करेंगे या मेजर करेंगे, तो जो डाटा मेजरमेंट से मिलता है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट है, वेट है, वेट काउंट करते हो या मेजर करते हो, लेंथ है, डिस्टेंस है, ये सब क्या होता है, मेजर होता है। तो आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का बेसिक डिफरेंस समझ में आया। यानी आपके सामने अगर किसी वेरिएबल का नाम लिख दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताएं ये डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है, यानी ये वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, आप देखेंगे कि हमें मिलता कैसे है, क्या ये हम काउंट करके लेते हैं या मेजरमेंट से लेते हैं। तो जो डाटा मेजरमेंट से मिल रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, और जो डाटा हमें काउंटिंग से मिल रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे। तो ये जो मार्क्स होते हैं जो हमें पेपर के बाद मिलते हैं, ये डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा, डिस्क्रीट होगा। कंटिन्यूअस होगा, क्यों, मार्क्स तो काउंट नहीं किए जाते या मेजर किए जाते हैं, तो काउंट होते हैं। कैसे, कुछ भी आ सकता है, क्या, मार्क्स पॉइंट्स में आते हैं, क्यों सर, कोई मार्क्स पॉइंट्स में लिए आपने, लिए, क्यों सर, राउंड ऑफ होते हैं, लेकिन समझ आते तो हैं, क्यों बेटा, मार्क्स पॉइंट्स में होते हैं। अच्छा, मार्क्स काउंट होते हैं या मेजर होते हैं, चलो छोड़े इस बात को, काउंट होते हैं, क्यों, मार्क्स बेटा मेजर होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। एग्जांपल दूं आप लोगों को, एक यहाँ पे मैं कहता हूँ यार एक ऐसे लिखना है, आप लोगों को मिसाल दे दूं, ठीक है, एक टॉपिक आपको दे दिया गया, उस पर आपने ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के लिए कहा गया कि जी 200 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, ठीक है, और अपना आप लिख दें इसके ऊपर। अब सबने उसके ऊपर ऐसे लिख दिया, किसी ने बहुत अच्छा लिखा, 200 मार्क्स के अंदर ही रहा, ठीक है, 3 पैराग्राफ्स के अंदर ही रहा, लिखा इतना अच्छा कि पता चल रहा था कि यहाँ से बात शुरू हो रही है, यहाँ बात कंप्लीट हो रही है, यहाँ से अगली थॉट शुरू हो रही है, अगली बात कंप्लीट हो रही है, बड़ा अच्छा उसने लिखा, टीचर को पसंद आया, उसने कहा इसको 9 मार्क्स दे दो।
एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ से शुरू कर रहा है कहाँ खत्म कर रहा है, क्या बोलते बोलते दरमियान में कोई नई चीज ले आता है, तो जो लिखा हुआ टीचर के पल्ले नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। टीचर क्या करेगा उसको, चलो पास तो कर दो, इसने अटेम्प्ट तो किया है लेकिन कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं लिया, लिहाजा उसको 4 मार्क्स दे दो। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट मार्क्स क्या हुए, मेजर हुए, इसलिए मार्क्स क्या होंगे। अच्छा ये एज जो होती है, आप कितने साल के हो वैसे जनरली अगर आपसे पूछा जाए? 19, इतने साल के, 20 साल के जी। तो ये एज काउंट होती है कि मेयर होती है? ये 19 साल काउंट किए थे या मेयर किए थे? काउंट किए थे, लेकिन होता मेयर है, बताओ क्यों? अच्छा कोई साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं? साइंस वाले, अच्छा। तो फिजिक्स वगैरह पढ़ी थी वहां पे, तो एसआई यूनिट्स पढ़े थे हैं? अच्छे तरीके से पढ़े थे? टाइम क्या होता है, टाइम की क्या डेफिनेशन होती है अगर याद हो तो? गूगल कर सकते हो अगर अभी तक तुम्हारा नेट चल रहा है तो। एसआई यूनिट्स में टाइम की क्या डेफिनेशन है? ओहो डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, यूनिट नहीं पूछ रहा। टाइम क्या होता है, सेकंड क्या होता है, मिनट क्या होता है? गूगल करके बता सकते हो, मना थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा तुम लोगों के पास नेट भी नहीं चल रहा, गरीब लोगों के पास। जी हाँ जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं ये कुछ बताएंगे? टाइम या एज, एज बेटा काउंट होती है मेयर होती है? जी इंटरवल ओवर, अच्छा ये क्या है, ये टाइम है? जी तो टाइम मेयर होता है काउंट होता है? क्यों जी, आप एज जो है काउंट करके बताते हो या मेयर करके बताते हो? काउंट करके बताते हैं, क्यों जी? क्यों सर, एज काउंट की जाती है मेयर की जाती है? काउंट की जाती है, एज भी मेयर होती है, मसला ये है टाइम के अगेंस्ट। एज क्या होती है, मेयर होती है, किसके अगेंस्ट? टाइम के अगेंस्ट। अच्छा आपकी एज क्या है बेटा, कब पैदा हुए थे, मतलब ईयर ऑफ, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 18 अप्रैल, ओके। तो ये कौन सा मंथ चल रहा है? तो मतलब पिछले अप्रैल में आपकी बर्थडे गुजर चुकी है ना, तो 20 में उसमें कंप्लीट हो गए थे या 20वें में लगे हैं अब आप? मतलब 19 कंप्लीट कर चुके हैं और 20वें में आप, 20वां आपका स्टार्ट है, तो 20 साल पूरे तो नहीं हुए, आपने 20 कैसे काउंट कर लिया? आपने तो 20वां तो पूरा तो नहीं हुआ ना, काउंटिंग का मतलब तो ये है कि जब वो कंप्लीट होगा तब काउंट करेंगे ना। बेसिकली आप 19 साल और कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स, कुछ माइक्रो सेकंड्स, कुछ नीनो सेकंड्स की एज पे आप इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, यानी एज मेयर होती है टाइम के अगेंस्ट। अच्छा प्रॉफिट क्या होता है, ये जो कंपनीज को प्रॉफिट मिलता है, कोई ऐसा है जिसके पेरेंट्स कोई बिजनेस वगैरह करते हैं और कोई, बाकी सब जॉब वाले हैं या? ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो काउंट होता है कि मेयर होता है? होता होगा, मतलब पहले दो हो गए तो वो भी होता होगा, ऐसा है बेटा प्रॉफिट? अब तो ये मेयर होगा, ऐसा ना हो कि ये काउंट होना शुरू हो जाए। प्रॉफिट भी मेयर होता है आपकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर प्रॉफिट क्या हुआ? अच्छा अब थोड़ा सा हमें एक बेसिक आइडिया हुआ कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फर्क क्या है। तो आपके पास जो एक पीडीएफ आया है, उस पीडीएफ के अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का डिफरेंस सामने रखा गया है। ठीक है, उनको हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, कौन सी बेसिस है जिसके ऊपर हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल को अलग अलग पहचान सकते हैं।
और इसको अलग अलग पहचानना जरूरी है। देखें, बात ये है कि ये जो आज हम इस क्लास में जो कुछ पढ़ेंगे और फिर जिंदगी रही और जो आखिरी क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो आज का जो पढ़ा हुआ है वो आखिरी क्लास तक हमारे साथ चल रहा होगा। क्योंकि ये चीजें जो बेसिक अगर हमें क्लियर नहीं होंगी, अगर हम ये इनको अलग अलग नहीं पहचान सक रहे होंगे चीजों को, तो हम आगे भी कुछ चीजों को समझ नहीं पाएंगे, चीजें मिक्सअप रहेंगी। इसलिए इन चीजों को आज से ही अलग अलग पहचानना जरूरी है। जी, आया बेटा आपके सामने क्या लिखा हुआ है? और इसका डिफरेंस है, उसमें बेसिस ऑफ कंपैरिजन लिखा हुआ होगा। यानी पहली जो हेडिंग है बेसिस ऑफ कंपैरिजन है, दूसरी डिस्क्रीट है और तीसरी कंटीन्यूअस है। अच्छा, बेसिस ऑफ कंपैरिजन में पहली जो चीज लिखी हुई है वो क्या है? मीनिंग। यानी मीनिंग की बेस पर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, किसको? डिस्क्रीट को और कंटीन्यूअस को। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है? एक आदमी पढ़ दे, कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे, कोई एक आदमी पढ़ दे। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें आइसोलेटेड फाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। यानी इस क्लास में या 10 स्टूडेंट बैठे हुए, 10 या फिर 11 है, 11.23 नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। यानी ये ऐसा वेरिएबल है जो पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं लेता। कौन? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में कंटीन्यूअस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। लाइक जैसे अभी हमने एग्जांपल दी आपकी एज की, तो कुछ ईयर्स, कुछ मंथ्स, कुछ वीक्स, फिर डेज, फिर आवर्स, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स, और फिर जहां तक हम चले गए, यानी जो हमारे पास मिनिमम यूनिट अवेलेबल है वहां तक हम चले गए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये नहीं कि इससे आगे हम मेयर कर नहीं सकते। मसला ये है कि हमारे पास इससे आगे जाने का टूल नहीं है। हम अभी तक जो है वो पता नहीं मिनिमम क्या है टाइम का यूनिट, नीनो पिंटो, कितने सेकंड्स तक जा सकते हैं? साइंस वाले बताएंगे ना, ये लोग तो साइंस वाले का काम है, कॉमर्स वालों को तो माफी है, साइंस वालों को नहीं छोड़ा जाएगा आज। ये बताएंगे ऐसा यूनिट्स तो ये लोग पढ़ कर आए, नैनो सेकंड्स तक है। कितना? टेका सेकंड्स, हाँ। नैनो से भी आगे कहानी निकल गई है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आगे हम जा नहीं सकते, इससे आगे हम जा नहीं पा रहे। जिस दिन इस काबिल हो जाएंगे इससे भी आगे चले जाएंगे। यानी ऐसा कोई हमें टूल मिल जाए जो इससे आगे की मेजरमेंट भी ले ले तो हम चले जाएंगे। तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर्स है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। फर्क समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अगली क्लास, अगला सॉरी, अगला पॉइंट, वैल्यूज। ओके, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल हमें मिलता है काउंटिंग से और कंटिन्यूअस वेरिएबल हमें मिलता है मेजरमेंट से। तो एक ये बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आ गया। जी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओवरलैपिंग। अच्छा, आप लोगों ने कॉमर्स वाले कितने स्टूडेंट बैठे हुए यहाँ पे? 1 2 3 4 5, और बाकी साइंस वाले हैं। अच्छा, आप लोगों ने मैट्रिक तो किया ही होगा, तो मैट्रिक से डायरेक्ट तो नहीं आ गए थे ना, 9 से 8 से डायरेक्ट इंटर में। तो आप लोगों ने मैथ्स में एक मीन मीडियन मॉड तो पढ़ा ही होगा। आप लोगों ने तो वैसे ही पढ़ा होगा इंटर में, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। अच्छा, आपका ये लेवल था, तो फिर भी उसमें शायद बुक 3 या बुक 4 में मीन मीडियन तो पढ़ाते ही। अच्छा, पास हो गए थे। चलो खैर, पर सिलेबस में तो था ना। शायद मैं एक दो चीजें यहाँ बनाऊंगा, हो सकता है आपको याद आ जाए कि आपने चीजें देखी हो। अच्छा, उसमें होता है कि जब डाटा हमारे सामने आता है तो उसको हम क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। जब टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो दो तरह की क्लासिफिकेशन आपने चेक की होगी। एक तो हम कहते थे क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स, और उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी। क्लास इंटरवल्स कुछ इस तरह से होते थे, 10 to 19, 20 to 29, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 30 to 39, 50 to 59, इसके आगे इसकी कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है। एक तो इस किस्म की क्लासिफिकेशन शायद आपको कभी नजर आई हो, और एक क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम यहाँ लिखते थे क्लास बाउंड्रीज, और इसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी होती है।
यहाँ पे क्या डिफरेंस था, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और इसकी आगे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी। अब अगर आप इसको देखें तो इन दोनों टेबल्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यानी अगर आप क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल्स को देखें तो आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है? नहीं, डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? क्लास इंटरवल्स के केस में आपकी पहली जो क्लास है वो 10 से स्टार्ट हो रही है, 19 पर एंड हो रही है, और उसके बाद जो सेकंड क्लास है वो 1 यूनिट के गैप से स्टार्ट हो रही है, यानी 20 से स्टार्ट हो रही है, 29 पर एंड हो रही है, फिर 1 यूनिट के गैप से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर है कि फर्स्ट क्लास 20 पर एंड हो रही है और फिर नेक्स्ट क्लास 20 से ही स्टार्ट हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे इस रूम के साथ एक रूम ये है, तो ये जो वॉल है ना ये कॉमन है दोनों, और इस रूम के उस तरफ भी एक रूम है, लेकिन दरमियान में एक गैलरी है। उस गैलरी की वजह से क्या आ गया, ब्रेक आ गया, गैप आ गया। यहाँ पे क्लास एंड हुई, ब्रेक आया, फिर अगली क्लास शुरू हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉमन है, यहाँ खत्म हो रही है और यहीं से अगली क्लास शुरू हो रही है। तो जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज का केस है, इसको हम कहते हैं ये ओवरलैपिंग है। इसको हम क्या कहते हैं? ये ओवरलैपिंग कर रही है, ओवरलैप हो रही है। ये जो क्लास है ये ओवरलैप कर रही है, ये जो दीवार है ये ओवरलैप कर रही है दोनों क्लासेस के। 30 ओवरलैप कर रहा है, 40 ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे क्या है, नॉन ओवरलैप। अब जब हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? नॉन ओवरलैपिंग। और कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? समझ आ रही बात? क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल में आपको गैप मिलता है, 2 के बाद 3 है, पॉइंट्स में कोई वैल्यूज नहीं ले सकता, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, गैप है। जबकि ये पॉइंट्स में भी वैल्यूज ले लेता है, यानी जैसे उन्होंने अपनी एज बताई तो 19 के बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब कवर हो रहे हैं, गैप नहीं आ रहा उसके अंदर। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करेंगे? नॉन ओवरलैपिंग। और कंटिन्यूअस के लिए कौन सी यूज करेंगे? ओवरलैपिंग। डेटा को हम अलग अलग पहचानना शुरू किया, फिर उसके बाद हम ये भी बता रहे हैं कि अब इसको हम जब प्रेजेंट करने जाएंगे तो किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी प्रेजेंटेशन की, कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो उसकी शक्ल कैसी होगी। चीजों को अलग अलग रखना शुरू कर दिया। पहले हमारे पास एक जगह पे रखी हुई थी, अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करके उनको उनकी जगह पे रखना शुरू कर दिया, ताकि अब उनके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग पहचानना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? यहाँ तक क्लियर हुआ है? अगले पॉइंट पे चले जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओके, ये पॉइंट हमने हमारा डिस्कस हो गया, उसमें डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज है। और ओके, अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की, ये जो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है ये है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। फिर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इस डेटा को ग्राफ्स की फॉर्म में लेकर जाएं तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए कैसे ग्राफ होंगे और कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए किस किस्म के ग्राफ्स होते हैं, तो उसके लिए उसने कहा है आइसोलेटेड पॉइंट्स। डिस्क्रीट वेरिएबल को दोबारा पढ़िए। कनेक्टेड पॉइंट्स, ओके। तो जब डिस्क्रीट वेरिएबल होता है या जिसको कहते हैं कि हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग डाटा होता है, तो उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं बार चार्ट्स। क्या यूज करते हैं? बार चार्ट जनरली यूज किया जाता है किस टाइप ऑफ डाटा के लिए? डिस्क्रीट टाइप ऑफ डाटा के लिए। क्योंकि बार चार्ट्स की शक्ल कुछ यूं होती है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए, इनके दरमियान आपको गैप मिलेगा। रेक्टेंगल्स बने हुए होते हैं लेकिन इनके दरमियान क्या होता है? गैप होता है। और डिस्क्रीट वेरिएबल में भी गैप होता है। इसके कंपैरिजन में जो आपका ओवरलैपिंग है या जो कंटिन्यूअस डाटा है उसके लिए हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स में भी इसी तरह रेक्टेंगल्स बने होते हैं लेकिन वो रेक्टेंगल्स कनेक्टेड होते हैं। रेक्टेंगल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए कौन सा ग्राफ यूज किया जाएगा? हिस्टोग्राम। इसको क्या लिखेंगे?
हिस्टोग्राम। और डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए कौन सा यूज किया जाएगा? बार चार्ट्स। हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल्स हैं वो कनेक्टेड होंगे और बार चार्ट में जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो, तो इसी चीज को उसने कहा है कि जी डिस्क्रीट वेरिएबल पे कौन से पॉइंट्स होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसोलेटेड का मतलब एक दूसरे से अलग अलग, और यहाँ पर कनेक्टेड होंगे। कुछ समझ तो नहीं आ रहा ना? अच्छा आ रहा है, ठीक है जी। आगे ये की डिफरेंस, अच्छा आप देखें, ये जो कुछ हमने ऊपर बुलेट्स की फॉर्म में पढ़ा है, यही सब कुछ एग्जैक्टली नीचे इन वर्ड्स की डिफरेंसेस में लिखा हुआ है। यानी इसमें कोई नई बात नहीं लिखी होगी, यही बात लिखी होगी लेकिन थोड़ी सी डिटेल में लिखी होगी। इसको पढ़ लें आप लोग खुद, फिर आगे चलते हैं, पढ़ लें एक दफा। फिर भी कोई पॉइंट आपका रह जाए जो समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। बेटा आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हो, आपको कोई चीज पूछनी हो या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप दरमियान में पूछ सकते हो मैसेज करके। वो तो आगे की कहानी है ना बेटा, मैं की डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, अभी जो अभी आप रहे हैं उसके ऊपर। पॉइंट्स को नोट करना है, उनके आगे थोड़ा सा बना लें अगर कुछ करना चाहते हैं नोट्स। छोटे छोटे से ना सिर्फ की पॉइंट्स बना लें इसी के ऊपर, ताकि आपको याद रहे। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, कभी नाम सुना है? प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, कुछ बताएंगे? या किसी और जगह से ले लेते हैं। फर्स्ट हैंड कलेक्टेड डाटा, अच्छा पहचानेंगे कैसे कि ये डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है? क्योंकि ये बात भी ठीक है कि जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, हो सकता है रिसर्चर किसी से कलेक्ट करवा ले, तब भी तो प्राइमरी रहेगा। नहीं पता कैसे चलेगा कि ये प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है? यानी देखिए, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी का मैं बता दूं, मिसाल के तौर पर मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है और वो कलेक्ट करके मैंने रखा हुआ है। आपको जरूरत पड़ी अपनी रिसर्च के लिए, तो आपने कहा कि यार आपने भी तकरीबन इसी तरह का काम किया हुआ है, अगर आप अपना डाटा मुझसे मेरे साथ शेयर कर लें तो मेरा भी काम चल जाएगा, तो मैं आपको डाटा दे दूंगा। ठीक है, तो पहचानते कैसे हैं कि डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी? उस वक्त ये होगा कि वो मेरे लिए प्राइमरी था, आपके लिए सेकेंडरी बन जाएगा। पहचानते कैसे हैं कि डाटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है? देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो प्राइमरी डाटा है ना, ये हमेशा कलेक्ट होता है फॉर द प्रॉब्लम इन हैंड। जब आपको जरूरत पड़ती है ना तब कलेक्ट होता है, और आपके प्रॉब्लम के लिए कलेक्ट होता है। हमेशा आपके प्रॉब्लम के लिए कलेक्ट होगा। प्राइमरी is collected for the problem in hand। जब आपके सामने कोई इशू आएगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी, तब जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा तब आप कलेक्ट करेंगे। अच्छा, जो सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा जो है ना,
किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ होता है। प्राइमरी डाटा प्रॉब्लम इन हैंड के लिए या आपके पर्पस के लिए कलेक्ट, आपको जरूरत है, आपको अपनी रिसर्च में जरूरत पड़ी है, आपने डाटा खुद कलेक्ट कर लिया या किसी को कह के करवा लिया, वो प्राइमरी है। लेकिन अगर आपने पहले से कोई कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज किया है, वो आपके लिए तो कलेक्ट नहीं हुआ था, वो तो किसी और चीज के लिए कलेक्ट हुआ था, लेकिन आपने उसको अपने लिए यूज कर लिया। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, मेरे सामने ना एक इशू आता है, और वो इशू ये आता है कि मेरे पास जो ऑडियंस बैठी होती है ना, मिक्स्ड होती है। यानी जैसे आप लोग प्री इंजीनियरिंग वाले भी बैठे हुए, हो सकता है कोई प्री मेडिकल वाले भी बैठे हो, है कोई प्री मेडिकल वाला? आप प्री मेडिकल वाले, कॉमर्स वाले भी बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए। जब आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, एनईडी में आपने एडमिशन ले लिया, तो वहां टीचर के सामने ये इशू नहीं होता कि प्री मेडिकल वाला बैठा हुआ है। तो हमने तो नहीं होगा ना, आप प्री इंजीनियरिंग से इंटर करके वहां पे गए हैं ना। अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, डाउ में एडमिशन ले लिया आपने, तो आप प्री मेडिकल से गए हुए हैं, उसके सामने ये इशू नहीं है कि उसके सामने मिक्स ऑडियंस बैठी हुई है। लेकिन हम जैसे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इस टाइप की जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे सामने मिक्स ऑडियंस बैठी होती है। तो प्रॉब्लम क्या आता है, कहाँ से शुरू करें, किस जगह से पढ़ाना शुरू करें, सबसे पहला प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर सारे कॉमर्स वाले बैठे हों और मैं बिल्कुल बेसिक्स बताना शुरू कर दूं, बोर हो जाएंगे, वही चीजें दोबारा दोबारा बोलने जा रहा है। अगर दरमियान में दो बंदे बैठे हुए हैं और मैं थोड़ा ऊपर के लेवल से स्टार्ट कर दूं, तो जिन लोगों ने पहले नाम नहीं सुने हुए या थोड़ा बहुत पहले नहीं पढ़ा हुआ, वो परेशान हो जाएंगे, ये क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम है ना मेरे सामने, तो मुझे अपना कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मेरे पास दो तरीके। एक तरीका ये है कि मैं डाटा खुद कलेक्ट कर लूँ आप लोगों से, एक और तरीका भी मेरे पास है। पहला तरीका तो मैंने अभी क्लास में यूज कर लिया, आप लोगों से पूछ लिया, हाँ भाई कितने इंजीनियर्स बैठे हुए, कितने डॉक्टर्स बैठे हुए, कितने कॉमर्स वाले बैठे हैं, मेरे सामने क्लास की पिक्चर आ गई, पता चल गया मुझे ये जो डाटा था ये प्राइमरी डाटा है मेरे लिए। ये डाटा मैं आपके थ्रू भी कलेक्ट करवा सकता था, मैं आपसे कहता बेटा जरा सबसे पूछ लो कौन कौन से स्टूडेंट बैठे हैं, तब भी कलेक्ट तो मेरे प्रॉब्लम के लिए हो रहा था ना, तो ये प्राइमरी डाटा है। अच्छा, यहाँ पर जब आप एडमिशन लेंगे या ले लिया होगा या लेते होंगे, तो आने से पहले आपने जो है यहाँ पे एक फॉर्म फिल किया होगा, जनरली फॉर्म फिल होता है। उस फॉर्म के अंदर आप अपनी पूरी डिटेल्स दे देते हैं, आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपने जो है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से बोर्ड से पढ़े हैं आप लोग, अगर आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें परसेंटेजेस क्या लिए, ओवरऑल परसेंटेज क्या लिए, सारी कुछ डिटेल्स आपने वहां पे लिख दी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी, सब कुछ दे दिया। वो जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जो आपने फॉर्म पे दिया है, वहां से भी तो ये सारी चीज मुझे मिल सकती है ना, मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। फिर मुझे पता चल सकता है ना कितने लोग कॉमर्स वाले बैठे हैं, कितने इंजीनियर बैठे हैं। लेकिन वो जो डाटा वहां पे कलेक्ट हुआ है वो मेरे लिए थोड़ी हुआ है, वो तो एडमिन वालों ने अपने रिकॉर्ड के लिए रखा है, तो वो डाटा उनके लिए क्या है, प्राइमरी। और अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा, सेकेंड। समझ में आ रही बात? तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की कहानी। अच्छा, अब इसके भी इसी तरह डिफरेंसेस गिवन है प्राइमरी और सेकेंडरी का, जैसे अभी हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को पढ़ा था, इसी तरह बुलेट्स गिवन है, वन बाय वन उनको डिस्कस करते जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर वन, पहला पॉइंट क्या है बेटा, पढ़ो। पहला पॉइंट प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी का पहला पॉइंट कौन पढ़ेगा, जिसकी आवाज जरा अच्छी निकलती हो, ऊंची आवाज में पढ़ सकता हो। क्या वो नहीं मिला, मिल गया, पढ़ो। प्राइमरी डाटा क्या है, क्या बोला इसने, फर्स्ट हैंड डाटा है। जनरली जो है वो रिसर्चर खुद कर लेता है या किसी से करवा भी सकता है, लेकिन असल चीज क्या है, प्रॉब्लम इन हैंड के लिए, रिसर्चर की नीड के लिए कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरा सेकेंडरी डाटा, समवन एल्स अर्लियर, किसी और ने कलेक्ट किया है, पहले कलेक्ट किया हुआ है, हम उसको यूज कर लें। अब किसी और ने कलेक्ट किया था, पहले किया था, आपका तो पर्पस उस वक्त तक सामने ही नहीं आया था, तो आपके लिए तो था ही नहीं वो डाटा, क्योंकि आपके लिए था नहीं, इसलिए आपके लिए वो सेकेंडरी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया हम सबको जी। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है,
अच्छा, ये रियल टाइम डाटा क्या होता है? किसी नाम सुना है कभी रियल टाइम डाटा? जब जरूरत हो तब जनरेट हो जाए। रियल टाइम डाटा वो डाटा होगा कि जब जरूरत पड़ी तब जनरेट हुआ, यानी जब जरूरत आ गई उसकी तब जनरेट कर लिया। तो प्राइमरी डाटा हमेशा रियल टाइम डाटा होता है, क्योंकि जब हमारी जरूरत पड़ती है हम उस वक्त उसको जनरेट कर लेते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा क्या होता है? पास डाटा होता है। अभी हमने कहा कि मुझे जरूरत पड़ी देखने के लिए, तो रियल टाइम जब जरूरत पड़ी जनरेट कर लिया। और यही इंफॉर्मेशन जो ऑफिस में पड़ी हुई थी, पहले आपने फॉर्म फिल किया था फिर क्लास में आए थे, तो वो पास डाटा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट जी। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी डाटा, ये वेरी इन्वॉल्व का क्या मतलब हो सकता है आपके ख्याल में? इसका क्या मतलब है वेरी इन्वॉल्व? जी, इन्वॉल्व हो जाता है। इन्वॉल्व का मतलब क्या है यहाँ पे? इन्वॉल्व तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन यहाँ पे इसका वेरी इन्वॉल्व जब हम एक वर्ड यूज करें इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने कभी किसी को प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते देखा है? नहीं देखा? अभी देखा है? इससे पहले ये वाला तो वेरी इन्वॉल्व का मसला नहीं था, ये तो बड़ा सिंपल यूं करके हो गया, क्योंकि मेरे पास जो पॉपुलेशन थी बड़ी छोटी सी थी। हम्म, शायद आप लोगों ने देखा हो, आपको याद नहीं होगा। हाँ, मर्दमशुमारी देखी थी आप लोगों ने, 2017 में सेंसस हुआ था। उस वक्त यकीनन आप इतने होश में तो होंगे कि अगर घर की कोई बेल बजाए तो आपको पता चलता होगा कौन आया है। इतने होश में तो थे ना। अब अगर 19 साल के हो तो 6 साल पहले या 5 साल पहले इतना तो होश था कि बेल बजी तो कौन आया हुआ है ना? तो 2017 में हमारे यहाँ सेंसस हुआ था। और वो सेंसस इस तरह से होता था कि जी एक आपकी बेल बजती थी, एक आप बाहर जाके देखते थे तो एक साहब साहब खड़े होते थे, उनके साथ एक फौजी जवान खड़ा होता था। तो पहले तो लोग डर जाते थे ये क्यों आए हैं, ऐसा तो कोई काम किया नहीं, नीचे देखते थे ब्लैक वीको तो नहीं खड़ी की। खैर, तो वो आपको एक फॉर्म दिया करते थे, या नॉर्मली तो ये कहते थे कि घर में से किसी बड़े को भेजो। तो एक फॉर्म देते थे 3-4 पेजेस का। उस फॉर्म को आपसे कहा जाता था कि इसको अगर आप फिल करके रखिएगा, हम 2-3 दिन के बाद आएंगे इसको कलेक्ट कर लेंगे। उस फॉर्म के अंदर आपका नाम, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मिसेस का नाम, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका नाम, वो बच्चे जो 18 साल से बड़े हैं, वो बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं, आपका जो है वो रिलीजन क्या है। ठीक है। अच्छा, आपका जो है करंट, आप जो जिस जगह पे रह रहे हैं वह घर आपका अपना है किराए का है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका जो है टेम्पररी एड्रेस क्या है, और इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जो उसमें आपसे कलेक्ट कर ली जाती। तो वो आया, उसने आपको फॉर्म दिया, फॉर्म देने के बाद वो चला गया। अब वो 2 से 3 दिन के बाद आया, फिर उसने आके आपसे फॉर्म वापस लिया अगर आपने फिल करके रखा हुआ है तो। लेकिन अगर आप बहुत मसरूफ आदमी, आप भूल गए, तो फिर वो आपसे कहेगा सर ऐसे नहीं करें, करके रखे, मैं फिर आके ले जाऊंगा, फिर एक आध दिन और भी मिल सकता है। आपने वो डाटा फिल करके रखा। इस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान से एरिया वाइज डाटा कलेक्ट किया। फिर वो डाटा जो है उनका, उन्होंने कोई एक सेंटर बनाया हुआ होगा। पहले तो रीजनल सेंटर्स होंगे, कराची का एक सेंटर, यानी पूरे कराची से डाटा कलेक्ट होकर वहां आ रहा होगा। वहां पे कुछ लोग बैठे होंगे जो उन फॉर्म से डाटा कन्वर्ट कर रहे होंगे कंप्यूटर्स पे। फिर उसकी सॉर्टिंग हो रही होगी, देखा जा रहा होगा, फिर उसमें चेक किया जा रहा होगा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अच्छा, ये सारा काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए होंगे। उन लोगों को घरों तक पहुंचाने के लिए कन्वेंस चाहिए होगी। वो लोग जब काम कर रहे होंगे तो उसके लिए उनको देने के लिए पैसा भी चाहिए होगा। ज़ाहिर है कोई भी बंदा इंसान जो है वो आता है तो अल्लाह वास्ते तो काम नहीं करता। ये आपने कभी देखा होगा वीआईपी ड्यूटीज जब लगती हैं, ये जैसे शारे फैसल पे जब आपने देखा होगा, कभी कभी आपको रेंजर्स खड़ी नजर आती है, कभी कभी फौजी जवान खड़े नजर आते हैं, फिर वहां पर आपको जो है ये पुलिस वाले नजर आ रहे होते हैं। तो ये जब स्पेशल ड्यूटीज लगती है इसके अलग से इनको बोनस मिलते हैं, इसके अलग से पैसे मिलते हैं। एक तो रूटीन में अपनी जॉब पे है, उसकी उनकी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इस किस्म की जब ड्यूटीज लगती हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा भी खड़े होते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। तो वो जो फौजी जवान साथ आया था, अपनी बैरक से उठ के तैयार श्यार होके गन शन लगा के, कंगी शंगी करके जब वो आया है यहाँ पे, तो उसने पैसे लिए ना, ज्यादा उसको पैसे मिले उसके। पैसा तो फाइनेंशियल रिसोर्स आ गया इसमें, ह्यूमन रिसोर्स आया, यानी लोग आए जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया,
फिर उस डाटा कलेक्ट करने के लिए, उस इलाके तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां यूज की गई, सिक्योरिटी के लिए बंदे दी गए। इवन हमारे यहाँ तो ये हालात हैं कि पोलियो के कतरे पिलाने के लिए लोग जाएं तो उनके साथ पुलिस वाले भेजने पड़ते हैं, सिक्योरिटी के मामला हैं। टाइम लग रहा है। तो अब समझ में आया वेरी इन्वॉल्व का मतलब क्या हुआ, कितना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसके बाद जाकर आप प्राइमरी डाटा तक पहुंचते हैं, जबकि सेकेंडरी डाटा में ये सारा काम ऑलरेडी हो चुका होता है। तो अब आप सिर्फ उसको उठाते हैं और यूज करते हैं, तो इसलिए वो क्विक एंड इजी है। आई बात समझ, वेरी इन्वॉल्व समझ में आ गई, क्विक एंड इजी भी समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोर्सेज। ओके, प्राइमरी डाटा के क्या क्या सोर्सेज हैं, यानी प्राइमरी डाटा हमें कौन से सोर्सेज से मिल जाता है और सेकेंडरी डाटा हमें कौन से सोर्सेज से मिलता है। जी, प्राइमरी डाटा सर्वे है जी, और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मिल जाता है, क्वेश्चनेयर्स हैं जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी आपको, वो जो आपको घर देके जाता है फॉर्म, वो क्वेश्चनेयर ही था। उसके अंदर आप कर लेते ना आपका नाम, तो आगे आप अपना नाम लिख देते थे, आपका मजहब इस्लाम, हिंदू, यहूदी, ईसाई, कुछ और अगर आप हैं तो उसका नाम लिख देंगे, आप मेंशन कर देंगे जी। और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी होता है, और एटसेट्रा। इन सारे मेथड से आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। और सेकेंडरी डाटा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जैसे अगर मैं आपसे ही पूछूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, तो आप कौन सी फिगर कोट करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियली जारी की होगी। आपने देखा होगा कराची में, अगर मैं पूछूं आपसे कराची की पॉपुलेशन कितनी है, बता सकते हैं? 4 करोड़। और कोई काम नहीं करते हैं? नहीं नहीं, सही बात है, 4 करोड़। क्यों जी, कराची की पॉपुलेशन आपको नहीं पता बेटा? आप कोई है अनकाउंटेबल जी? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, आपके दिमाग में कोई फिगर होनी चाहिए जी। बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको बेटा कराची की पॉपुलेशन का? पाकिस्तान की पॉपुलेशन का कोई आइडिया? 22 करोड़। तो ये जो 4 करोड़ की फिगर आपने दी है, ये गवर्नमेंट ने इशू की थी? 4 करोड़ से भी ज्यादा है। जो गवर्नमेंट की तरफ से फिगर्स है वो 4 करोड़ या उससे ज्यादा है। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिली इंफॉर्मेशन? लेकिन आपने गवर्नमेंट का नाम लगा दिया बेटा। जरा गूगल करके देखो 2017 के सेंसस की कराची की पॉपुलेशन चेक करो, देखो कराची की पॉपुलेशन 2017 या अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस लिखो और बताओ कराची की पॉपुलेशन कितनी है। एक करोड़ 68 लाख, यानी अगर राउंड करें तो तकरीबन 1.5 करोड़। 4 करोड़ ये है ऑफिशियल फिगर, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फिगर दे रहे हो। चलो मान लेते हैं उसने भी वहीं से उठाया होगा। वैसे जो ऑफिशियल फिगर्स मुझे याद पड़ती हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, कुछ 1.5 करोड़ के करीब है उसमें कराची की ऑफिशियल जो है। 4 करोड़ तो बहुत ज्यादा। ठीक हो गया जी। तो ये क्या है, अब ये जो 1.5 करोड़ की फिगर आपको ये क्लिक के ऊपर मिल गई है ना, ये गवर्नमेंट को एक क्लिक पे नहीं मिली थी। गवर्नमेंट को आपको अंदाजा नहीं है कि कितना टाइम लगा है उनको, कितना ह्यूमन रिसोर्स उन्होंने उनको लगाना पड़ा, कितना फाइनेंशियल रिसोर्स लगाना पड़ा, कितना उनको जो है टाइम लगाना पड़ा, तो फिर जाकर ये 1.5 करोड़ की फिगर में पहुंचे। और लोगों ने मजे से कहते हैं नहीं जी 1.5 करोड़ तो है ही नहीं। अब आप ये देखें ना, यहाँ पे आप कभी अगर आप घर की तरफ जा रहे हो तो अक्सर, अब तो खैर कम हो गया है, तो पहले आपको जगह जगह लिखा हुआ नजर आता था, हम 2 नहीं हम 2.5 करोड़ हैं, हम 2.5 नहीं हम 3 करोड़ हैं। ये फिगर कभी ये पढ़ा है आप लोगों ने? कभी ये चीज पढ़ी है कभी आप लोगों ने? मतलब देखते नहीं है रोडों पे जाते हुए, ऑब्जर्वेशन आप लोगों की बिल्कुल नहीं, कहाँ देख रहे होते हैं आप बेटा? ये तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे यार, जमाते इस्लामी ने ये जगह जगह बोर्ड लगाए हुए थे। क्यों लगाए हुए थे? अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कराची की पॉपुलेशन 2.5 नहीं 2 करोड़ होगी तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट का इससे क्या था? ओके, मतलब तो हम कम शो करेंगे तो हम
मतलब अगर गवर्नमेंट कहती है 2 करोड़ और जमात इस्लामी कह रही है 2.5 करोड़, तो जमात इस्लामी को क्या इंटरेस्ट है 2.5 करोड़ बताने में, और उनको 2 करोड़ बताने में क्या इंटरेस्ट है? नहीं मतलब आप सोचे ना कि ऐसा क्यों है, मतलब इसमें क्या, इसके पीछे क्या साइंस हो सकती है? गवर्नमेंट अगर कह रही है भाई कराची की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है, तो इससे नुकसान क्या है? मतलब मतलब ये कि एक्चुअली 2 करोड़ है मिसाल के तौर पर, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 1.5 करोड़ है, तो गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा मिलेगा कम बता के, और इनको ज्यादा बता के क्या फायदा मिलेगा? सोचे ना ये झगड़ा क्यों चल रहा है? तो डिस्ट्रिक्ट बनाने से क्या होगा? ओके, रिसोर्स मतलब ये कि रिसोर्सेज का इशू है ना। देखिए मिसाल के तौर पर आपका घर है, घर के लोग ज्यादा होंगे तो बजट की एलोकेशन उसी तरह से देखनी पड़ेगी ना। अगर कराची की आबादी ज्यादा है तो कराची को फंड्स भी तो ज्यादा देने पड़ेंगे ना। तो गवर्नमेंट अगर कम बताएगी तो कम पैसे देगी, ये लोग ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा ले सकेंगे। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? कराची की पॉपुलेशन कम शो करेगी गवर्नमेंट, अगर करेगी तो उसको फंड्स कम देने पड़ेंगे कराची के लिए, और अगर कराची की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ये ज्यादा फंड्स डिमांड कर सकते हैं। ये झगड़ा होता है। ठीक हो गया? अच्छा आगे क्या पॉइंट है बेटा? कुछ समझ तो नहीं आ रहा ना? अच्छा बता देना कि जब आना शुरू हो जाए। अभी आपने जो कराची की पॉपुलेशन निकाली कहां से निकाली? वेबसाइट से। ठीक हो गया? तो यहां से आपको सेकेंडरी डाटा मिल जाता है, ये सोर्सेज है हमारे पास जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नहीं नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, अगले पॉइंट पे चलिए। अच्छा कॉस्ट की बात कर रहा है जी। हाँ। अच्छा जो प्राइमरी डाटा है वो एक्सपेंसिव है और सेकेंडरी डाटा इकोनॉमिकल है। उसकी रीजन ये है कि जब सारा काम ही आपको करना पड़े कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, लेकिन किसी और ने किया हुआ हो तो वो सारी कॉस्ट आपसे तो नहीं लेगा ना। मिसाल के तौर पे इस मार्कर को बनाने में, अगर एक मार्कर में घर बनाने बैठ जाऊं तो हो सकता है ये मुझे 10-20 हजार रुपए का मार्कर पड़े, हो सकता है 50 हजार का पड़े, लेकिन मार्केट से तो इतने का नहीं मिलता। तो जब मैं घर बनाने बैठूंगा तो क्या करूंगा? पूरा इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब वो किसी और ने बनाया होगा तो वो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो सब सबकी सब आपसे नहीं लेगा जी। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि क्यों प्राइमरी डाटा का लॉन्ग है, उसका शॉर्ट क्यों है। ओके जी। प्राइमरी डाटा हमेशा रिसर्चर नीड की के लिए स्पेसिफिक होगा, क्योंकि उसी के लिए कलेक्ट हो रहा होगा। जब कलेक्ट ही आपकी नीड के लिए हो रहा है तो आपकी नीड के हिसाब से ही कलेक्ट होगा। लेकिन सेकेंडरी डाटा आपकी नीड के अकॉर्डिंगली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि एक तो पास डाटा होता है, पहले कलेक्ट हुआ हुआ है, आपकी नीड बाद में जनरेट हो रही है। दूसरी बात यह है कि वो आपके लिए जनरेट नहीं हुआ, तो फिर आप उसकी जो ये चीजें होना जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात जी? नेक्स्ट। अच्छा क्रूड फॉर्म में, अबे जो प्राइमरी डाटा होता है ये क्रूड फॉर्म में मिलता है, और सेकेंडरी डाटा रिफाइंड फॉर्म में मिलता है। ये क्रूड फॉर्म क्या होती है? सब कुछ मिक्स हुआ हुआ होता है ना। जैसे क्रूड ऑयल आता है हमारे, जिसमें मट्टी भी है, गारा भी है, तेल भी है, पानी भी है, सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है उसमें। और फिर हम क्या करते हैं, रिफाइनरी में भेज के उनको अलग अलग कर लेते हैं। यही चीज यहाँ पर होती है। हाँ जी, कोई और पॉइंट फार्म है या नहीं? ठीक है। प्राइमरी डाटा की जो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, क्योंकि जब काम हमने खुद किया हो तो हमें पता होता है कि हमने कितनी डंडी मारी हुई है। आपने कितनी डंडी मारी है इसका तो हमें नहीं अंदाजा ना, तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है किसकी? प्राइमरी डाटा की जी। नेक्स्ट। डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ तक अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो या गलती से आ गया हो, तो समझ में आया है प्राइमरी सेकेंडरी डाटा डिफरेंसेस समझ में आए? तो इसका तरीका ये होता है बेटा कि आप रूटीन में जब आप कभी घर में बैठे, तो एक तरीका होता है कि आप बस, आपको किसी ने बता दिया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आ गए हैं, तो आपने कुछ
10-12 घंटे तो जरूर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं। आपको रेगुलर जरूर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे अब आप मिसाल के तौर पे आज आप चले गए, अब आपकी क्लास 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, तो आने से पहले या दरमियान में टाइम मिले तो इन चीजों को एक दफा घर जाके दोबारा देख। अगर आप रूटीन बना ले अपनी कि जी आपने डेली बेसिस पे स्टैट्स को आधा घंटा देना है, और मेरा ख्याल है कितना काफी होता है मेरी क्लास के लिए, तो काफी। होमवर्क तो मैं देता ही नहीं, मैं होमवर्क नहीं देता, मैं जितना भी काम है क्लास में करा देता हूँ। घर जाकर आपने क्या करना है, 15-20 मिनट आधा घंटा अगर आप निकाल सके अपनी जिंदगी में से, अपने कीमती टाइम में से, तो आप सिर्फ उन चीजों को एक दफा ऐसे देख लें। और देखना क्या है, ज्यादा चीज होता है कि आप ये जो थ्योरी हम डिस्कस करते हैं, जो पॉइंट्स आपने लिखे हुए होते हैं, जो पॉइंट्स आपको स्टडी टेक्स्ट में मिल जाते हैं, या जो नोट्स मैं दूंगा उनमें मिल जाते हैं, उनको जरा एक दो दफा ऐसे पढ़ लिया, एक दफा पढ़ा, 2 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़ा, तो आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी चीजें। फिर वो आके आप जितना डिस्कस करेंगे चीजों को, डिस्कस करने से और ज्यादा क्लियर हो जाता है। कुछ आपने पढ़ लिया, होता क्या है कि आपने क्लास में मैंने कुछ चीजें लिखवा दी, पढ़ा दी, बता दी। अच्छा, जब आप घर गए, घर जाकर आपने स्टडी टेक्स्ट उठाया, ऐसे उसको रीड करने बैठे, तो कभी कभी होता है टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस आ जाता है। मैंने कोई वर्ड यूज किया, वहां उसने कुछ और कर दिया, या उसकी फ्रेजिंग इस किस्म की थी कि आपको जरा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। तो अगली क्लास में आके पूछ लेंगे, सर आपने तो कुछ इस तरह बोला था, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो अगर ये डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दें। तो वो डिस्कशन होगी तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चीजें डिस्कशन से चीजें क्लियर भी होती हैं, जहन में बैठती भी हैं। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो समझ में नहीं बैठती, नहीं है जनरली। आने के बाद जैसे आप कोई भी टॉपिक ले लिया कि सर ये जरा इस पे आज बात हो जाए, कुछ अपने थॉट्स आपने शेयर कर दिए, कुछ मैंने बोला, डिस्कशन होगी, कुछ एग्जांपल्स शेयर कर लेते हैं, कुछ मैं बता दूंगा, कुछ आप ढूंढ के ले आएंगे, तो चीजें बैठना शुरू हो जाएंगी दिमाग में, और सीए आसान हो जाएगा। सीए आसान है, मुश्किल नहीं है। अनोखी बात नहीं कर रहा मैं, सीरियसली। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आपसे कभी भी इस मामले में झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीए में वो कामयाब है जो कंसिस्टेंट है, बस। कंसिस्टेंटली अगर आप चीजों को पढ़ेंगे ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और कोर्स भी ऐसा, लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं क्या चीज पढ़ा देते होंगे पकड़ के, दुनिया में शायद कभी इससे पहले ना किसी ने देखी होगी ना इसके बाद कोई देखेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। वही कुछ है जो आप चीजें अब इसमें जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, अगर आपने पहले अगर इंटर किसी ने कॉमर्स के साथ पढ़ा हुआ है, तो 8, 10, 15 चीजें तो वैसी उसको नजर आ जाएंगी, तो वही चीजें पढ़ा रहा है। तो वही चीजें बेसिक्स में वही होता है ना। बेसिक्स चेंज होता है? कभी नहीं होता। क्या होता है कि उसे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ले जाओ, क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हो जाएगा, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, उसको थोड़ा सा और मुश्किल कर देंगे। पहले जरा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आप थोड़ा सा घुमा देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या चेंज आएगा? कुछ भी चेंज नहीं आता। और ये चीजें कब क्लियर होती हैं? जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो। जो बच्चा अच्छी रीडिंग हैबिट के साथ चलेगा ना सीए में, वो हमेशा कामयाब है, याद रखना मेरी बात। और रीडिंग क्या करनी है, रोज एक टॉपिक उठा ले, एक रूटीन बना ले कि मेरा ये रूटीन है। मैंने 2 घंटे मिसाल के तौर पर सारे सब्जेक्ट्स को देखना है, तो आधा घंटा मैंने स्टैट्स उठा के इसके ये पॉइंट्स पढ़ने। आप यकीन करें कि एक पहला दिन आपको बहुत मुश्किल लगेगी, दूसरे दिन मुश्किल लगेगी, एक हफ्ते के बाद आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और आप पूरे चैप्टर को, 18 पेजेस के चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं ना, तो वो 2 पेजेस के अंदर समराइज हो जाता है। मेन मेन पॉइंट्स उसमें वो वही होते हैं। हर चैप्टर की यही स्टोरी है, हर जगह की यही स्टोरी है। बस आपने इतना ही करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आप कोशिश करें उसकी एक समरी बनाने की। मेन मेन पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस किया, उन मेन मेन पॉइंट्स को एक जगह पे लिख लें, लाके मुझे दिखा देंगे सर ये मैंने समरी बनाई है, देखें ठीक है। कोई पॉइंट इसमें ऐड करना है, या कोई पॉइंट मुझे मैंने डबल लिख लिया, एक्स्ट्रा लिख लिया, निकाल दो। डिस्कस करेंगे, चीजें समरी बनना शुरू हो जाएगी, बस वही उठाएंगे, पेपर देंगे। कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं। ये जो इंटर में पढ़ते हो ना तुम लोग, बहुत मेहनत करते हो, गधे की तरह मेहनत की हुई है तुम लोगों ने। लेकिन मसला ये है कि मैं गधे की तरह मेहनत करवाई गई थी, इसलिए कामयाब नहीं हुए, कम कामयाब होते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारे पास?
मेथड्स ऑफ कलेक्शन आप खुद पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे चलो, आगे आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, एक दो पेजेस आगे निकल जाओ। ये भी उसी का हिस्सा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नंबर्स पे आगे कहानी। अब जरा तुमसे काम करवाते हैं ना। आए, बहुत देर हो गई तुम लोगों को फारिग बैठे हुए, मैं बोले जा रहा हूँ और तुम लोग मजे ले रहे हो बैठ के। अब जरा न्यूमेरिकल काम करते हैं ना, जरा आंखें वांखें खुल जाएंगी, हाथ भी जरा सकवा हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़े। ठीक है, टेक्सचुअल फॉर्म है इन वर्ड, जिसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर भी तो डाटा गिवन होता है। एक तो वो तरीका होता है, दूसरा टेबल्स है, और तीसरा ग्राफ्स है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, यानी टेबल्स की। तो सबसे पहली जो एग्जांपल हमारे सामने आ रही है वो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा ही है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है नजर? बेटा ब्राइटनेस बढ़ा लो ना, चार्जिंग खैर है मोबाइल सेल फोन की। हाँ आ गई ना। तो हमारे पास है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब क्या एग्जांपल है यहाँ पर, जरा देखें। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। एक बैंक है, कमर्शियल बैंक। एक मिनट बेटा, ओके। आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज है जो कि किसी कमर्शियल बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस में काम कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, ये डिफरेंट ब्रांचेस का डाटा कलेक्ट किया गया। जैसे पहला नंबर आपके पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 2। इसका मतलब है एक ब्रांच ऐसी है जिसमें 2 फीमेल एम्प्लॉयज काम कर रही है। दूसरा क्या नंबर लिखा हुआ है? 4। तो एक ब्रांच ऐसी है जिसमें 4 फीमेल एम्प्लॉयज काम कर रही है। इस तरह ये हर ब्रांच में उन्होंने नोट करना शुरू कर दिया, इस ब्रांच में कितनी फीमेल एम्प्लॉयज है, इस ब्रांच में कितनी है, इस ब्रांच में कितनी है। तो ये कोई 69 ब्रांचेस का डाटा आपके सामने मौजूद है। तो इस डाटा को आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर आइडेंटिफाई करना है। ये जो डाटा लिखा हुआ है, इस डाटा का सबसे कम नंबर और सबसे बड़ा नंबर बताओ क्या आ रहा है? मिनिमम 0 है, यानी कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें कोई भी फीमेल एम्प्लॉय काम नहीं कर रही। और मैक्सिमम नंबर क्या है? और सबसे ज्यादा यही नंबर है। तो एक ही मतलब कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें 10 फीमेल एम्प्लॉयज काम कर रही हैं। तो हमारे पास जो डाटा है, यानी नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसके बाद यहां पर हम एक टैली का कॉलम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, टैली का कॉलम बनाने के लिए आप एक काम कीजिएगा, जो फर्स्ट 10 नंबर्स है ना वो जरा मुझे डिक्टेट करवा दें। फर्स्ट 10 नंबर्स जो डाटा में आ रहे हैं जी। 2, 4, 6, 1, 3, 5, 3, 7, 8, 6, 4, 7। काफी है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सिर्फ 2 मिनट के लिए देख लीजिए। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नंबर है 2, इसको यहाँ पर क्रॉस कर दे और यहाँ पर 2 के सामने एक लाइन लगा दे। इसको हम कहते हैं टैली बनाना। ठीक है। फिर सेकंड नंबर है 4, यहाँ क्रॉस करें, 4 के सामने एक लाइन आ जाएगी। 6, 1, 3, 5, 3, सेकंड लाइन आ जाएगी। 7, 8, 6, इसके सामने सेकंड लाइन आ जाएगी। 4, सेकंड लाइन।
7 सेकंड लाइन। इस तरह आप पूरे के पूरे डाटा को यहाँ पे क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लाइंस लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा, लाइंस लगाएंगे किस तरह से कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन को इस तरह से क्रॉस में लगाएंगे, ठीक है। फिर कॉमा, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये 5 है, तो आप रीड करना आसान हो जाता है, 5 10 12। तो इस तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारी लाइंस लगा लेने के बाद यहाँ पर आप कॉलम एक बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। ये जो लाइंस आप लगा चुके होंगे इनको काउंट करेंगे और यहाँ उनके नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। और आपका टाइम शुरू होता है अब। बिल्कुल सुकून के साथ करना है, मिस्टेक ना करना, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। अरीशा एंड ये विशा, आप लोग भी बेटा ट्राई करो। हाँ जी, अगर आपका कंप्लीट हो गया तो जरा लिखवाएंगे फ्रीक्वेंसी। 2 8 9 7 11 8 7 सॉरी 3 6 5 5 कितने टाइम्स है? एक मिनट में सही करते हैं। 5 कितने टाइम्स है? देखा ना, 3 दफा आएगा। ये 5 है, नहीं 5 3 टाइम्स है, मुझे याद पड़ता है बस। सबका ऐसे ही आ रहा है। अच्छा चलो 6 कर देते हैं, आप कह रहे हैं तो। अच्छा, और कहाँ पे चेंज आ रहा है आपका? आपका 10 आ रहा है और बाकी सब, और बाकी लोगों का आपका भी 11 आ रहा है। ये 11 4 के लिए है। 4 को वैसे जरा काउंट कर लो कितनी दफा आ रहा है। 4 को काउंट कर लो एक दफा। ग्यारह, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चले, टोटल कितना है इसका? फ्रीक्वेंसी का टोटल किया बताओ कितना है, टोटल करके बताओ। 69, ठीक है। ओके, तो ये जो स्टाइल है बेटा, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास वेरिएबल की वैल्यूज और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी आपको बतानी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट उस पर देखें क्या आपके पास आ रहा है जी, है कुछ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं मिला? क्या लिखा हुआ है उसमें? मार्क्स बोलिए। मार्क्स की बात हो रही है, ओके 50 स्टूडेंट्स का, और उसने क्लास इंटरवल्स आपको खुद बनाकर दे दिए। 10 to 19 है, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। 40 to 49, 60 to 69, 70 to 79। यहाँ पर हम इसके लिए टैली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे अभी बनाई थी। डिफरेंस क्या है? वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढी थी, यहाँ पर जो नंबर होगा उसको रेंज में ढूंढेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर क्या है डेटा का? 23। 23 को जब हम यहाँ ढूंढेंगे तो ये 20 और 29 के दरमियान हमें नजर आ जाएगा, तो यहाँ इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे। समझ में आ गया सबको? चले,
इसको कंप्लीट करें और फिर बताएं। जी बेटा, फ्रीक्वेंसी लिखवाएंगे इसकी। फर्स्ट की आप कह रहे हो 2 2 4 7 10 16 8 एंड 3। सम ऑफ एफ कितना आ रहा है? 50। क्यों जी, ऐसे ही बनना सबका है, कोई डिफरेंट है? अच्छा, इसके बाद हमें इसमें एक जरूरत पड़ती है आगे जाकर, और वो है मिड पॉइंट या मिड क्लास। मिड पॉइंट या मिड क्लास, या फिर इसका तीसरा नाम होता है क्लास मार्क। और ये क्या है? हर क्लास का एवरेज है, सिंपल एवरेज। ये 2 वैल्यूज है ना वहां पर, 10 और 19, इनका एवरेज 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 19, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा? 14.5। इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट या मिड क्लास या क्लास मार्क। बेटा, ये जो क्लासेस की है ना, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। 10 प्लस 19 डिवाइड बाय 2, इसको हम कहते हैं 14.5। ये आ गया क्लास मार्क या मिड क्लास। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में क्या है? 20 प्लस 29 डिवाइड बाय 2, 24.5, 34.5, 44.5, 64.5 एंड 74.5। 60 प्लस 69 डिवाइड बाय 2, 8 नहीं बेटा, 2। मिड पॉइंट में ये, हाँ सब में 2। मिड पॉइंट का मतलब है इन दोनों का एवरेज। दो वैल्यूज है, प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, प्लस करें डिवाइड बाय 2, प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट समझ में आ गया सबको? ओके। इसके बाद है क्लास बाउंड्री। ये क्लास इंटरवल्स थे। ये क्लास इंटरवल्स थे। कैसे पता चला ये क्लास इंटरवल है? क्योंकि यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा है। तो गैप नजर आए तो उसको क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल्स या क्लास लिमिट्स। और जब ये गैप हम खत्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। अच्छा, अब क्लास बाउंड्री क्या चीज है, तो 1 मिनट के लिए देख लें और समझ लें, उसके बाद नोट कीजिएगा। देखो बेटा, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। ये फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है, ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है। ये सेकंड क्लास की लोअर, सेकंड क्लास की अपर। क्लास बाउंड्री क्या है? फर्स्ट क्लास की अपर एंड सेकंड क्लास की लोअर, इन दोनों का सिंपल एवरेज। यानी इन दोनों को ऐड करना है आपने, डिवाइड बाय 2 करना है, जो आपको नंबर मिलेगा वो क्लास बाउंड्री कहलाए। क्लास बाउंड्री क्या है? एवरेज ऑफ अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास या कंसेक्टिव। ओके, तो 19 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, 19.5। यही चीज यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट है 29 और 30, 29.5। तो 29.5 और 29.5। नेक्स्ट क्लास है 39 और 40, 39.5। और यही चीज यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। 49 एंड 50, 49.5 यहाँ रिपीट हो जाएगी। 59.5, 69.5। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ 79 है। अगर इसके बाद कोई क्लास होती तो क्या होती?
80 होती, तो 79 और 80 का डिफरेंस एवरेज 79.5। और इसी तरह अगर 10 से पहले कोई क्लास होती तो कहाँ एंड हो रही होती, 9 पे, तो 9 और 10 का एवरेज 9.5। ये क्लास बाउंड्रीज बन गई। जो गैप था देखिए वो खत्म हो गया, 19 और 20 के दरमियान जो गैप आ रहा था वो यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ तक नोट करें फिर आगे चलते हैं। जी बेटा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट इसमें कॉलम बना हुआ होगा वो होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, चेक करें है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमें कैसे मिलेगा, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसी भी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, सबका निकाल। तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 2 और टोटल फ्रीक्वेंसी है 50, तो 2 डिवाइड बाय 50 इज 2 डिवाइड बाय 50 इज वेरी गुड बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 20 50 0.04। नेक्स्ट है 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 50, 50 डिवाइड बाय 4 नहीं, क्या बनेगा 0.08। नेक्स्ट है 7 डिवाइडेड बाय 50 14, 10 डिवाइडेड बाय 50 0.20, 16 डिवाइड बाय 50 0.32, 8 डिवाइड बाय 50 0.16 और 3 तो 0.06। सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना बेटा, ये आएगा 1, आना चाहिए। टोटल 1 आना चाहिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा 1, या आना चाहिए 1। गुड, ठीक है बेटा, आज के लिए काफी है इतना। चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जिंदगी बखैर, मुलाकात होगी।